ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इस ऑडियो स्टोरी का किसी भी व्यक्ति, घटना या जगह से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। आह, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? एक लड़का जो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसने अपने सिर को पकड़ते हुए कहा। वो दिखने में काफी घायल लग रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखने लगा। मैं कौन हूं और यहां क्या कर रहा हूं? क्या मैं मर गया हूं? मेरा नाम है राघव। मैं वो योद्धा हूं जो अकेला ही पूरे राज्य को जीत ले, जिससे सब डरते हैं। मैं हूं वैद्यराज राघव। तभी राघव के सिर का दर्द और भी बढ़ गया और उसके दिमाग में एक और यादों का भंवर उठने लगा। ये यादें उसके इस शरीर की थी। नहीं, शायद मैं वो हूं जिसको हर कोई डरता धमकाता रहता है, जिसका हर कोई फायदा उठता है। एक कमजोर लड़का जो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता। राघव के दिमाग में यही सब चल रहा था और उसका शरीर दर्द की वजह से तड़प रहा था। राघव, आखिरकार तुम जाग गए। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी मां तुमको लेकर कितनी चिंतित थी। अगर तुमको अपनी ताकत सबको दिखनी ही थी तो उनको किसी और तरीके से दिखते, पर उनके साथ लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? राघव को एक चिंता भरी और कोमल सी आवाज सुनाई दी। राघव ने उस आवाज की ओर देखा। उसकी धुंधली दृष्टि धीरे धीरे साफ होने लगी और एक महिला का चेहरा उसे दिखाई देने लगा। वो महिला लगभग 30 साल की लग रही थी और दिखने में भी काफी सुंदर थी, पर उसकी आंखों के कोनों पर झुर्रियां थीं, जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थीं। वो औरत प्यार से राघव को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर राघव के दिल में एक अजीब सी गर्मी का एहसास हुआ। राघव, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये बोलते समय उस औरत की आवाज कांपने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या आप मेरी मां हैं? राघव ने उस जानी पहचानी सी पर फिर भी अजनबी दिखने वाली महिला की ओर देखा और सवाल भरे लहजे में कहा, राघव, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? मैं ही तुम्हारी मां हूं। महिला का चेहरा अचानक घबराहट से भर गया। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति कमरे में आया। उसने राघव की नब्ज जांचते हुए कहा, रोहिणी। राघव के सिर पर जोरदार चोट लगी थी, इसीलिए शायद उसकी याददाश्त चली गई है। हो सकता है कि उसे अपनी याददाश्त वापस पाने में थोड़ा वक्त लगे। अभी मैंने उसे औषधि दी है। औषधियों को अपना असर दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसे आराम करने दीजिए। रोहिणी ने चिंता से राघव की ओर देखा, लेकिन बुजुर्ग के साथ बाहर चली गईं। जैसे ही वे कमरे से बाहर चले गए, रोहिणी, ये एक चमत्कार है कि यंग मास्टर जीवित लौट आए हैं। उनके दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा। क्या वैद्यराज का मतलब है कि मेरा बेटा अब? रोहिणी ने कांपते हुए सवाल किया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, यंग मास्टर के दिमाग पर गहरी चोट आई है। उनका फिर से होश में आना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि यह और भी बुरा हो सकता था। याददाश्त जाना कोई बड़ी बात नहीं है। राघव को उनकी बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसकी मां के रोने की हल्की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वो छत की ओर देख रहा था। उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, खास करके सिर के पीछे वाले हिस्से में जहां चोट लगी थी। वहां उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो सहना असहनीय हो गया था। आखिर हुआ क्या था? अगर मैं राघव हूं तो फिर रोहिणी मेरी सगी मां हुई। फिर भी ये सब कुछ इतना अजनबी क्यों लग रहा है? उसके दिमाग में कई उलझी हुई यादें थीं। मुझे याद है कि मैं एक शक्तिशाली और घमंडी व्यक्ति था, लेकिन साथ ही मुझे याद है कि मैं एक कमजोर और सताया जाने वाला इंसान भी था। वैद्यराज राघव या फिर निकम्मा राघव? असली मैं कौन हूं? क्या मैं वैद्यराज का पुनर्जन्म हूं या फिर मेरी आत्मा वैद्यराज की यादों के साथ जुड़ी हुई है? राघव का दिमाग कई सवालों से भरा हुआ था। जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मैं वैद्यराज राघव हूं या पहले वाला लाचार राघव, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जिंदा हूं। मेरे पास दो अलग अलग यादें हैं जो आपस में मिल गई हैं। अब मैं इस पागलपन को कैसे सुलझाऊं? सबसे पहले मुझे अपने शरीर को ठीक करना होगा। उसने अपने वैद्यराज की यादों का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने शरीर की जांच की और पाया कि उसकी 3 पसलियां टूटी हुई थीं। एक हाथ में 2 जगह फ्रैक्चर था और सबसे गंभीर चोट उसके सिर के पीछे थी, जहां एक बड़ा सा घाव हुआ था। निश्चित रूप से उसे काफी बेरहमी से मार गया था।
भले ही इस जन्म में मेरे पास आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मेरी आध्यात्मिक शक्ति बहुत अधिक लग रही है। मैं अपने शरीर के चारों ओर 30 मीटर तक सब कुछ महसूस कर सकता हूं। राघव को यह देखकर खुशी हुई। उसकी उलझी यादों के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति अनमोल थी, खासकर दवाई बनाने वालों के लिए। चाहे मैं वैद्यराज का पुनर्जन्म हूं या सिर्फ उसकी यादें मेरे अंदर हैं, मेरे वर्तमान शरीर को इससे काफी फायदा हुआ है। वैद्यराज ने एक पूरी जिंदगी जी थी और अब उसकी वजह से राघव के पास अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा थी। हालांकि जब उसने अपने शरीर की अच्छे से जांच की तो उसका चेहरा बदल गया। मेरी आध्यात्मिक जड़ निकाल ली गई है, मेरे पेट की हड्डी से एक टुकड़ा भी निकाल लिया है और मेरे दिल में भी एक छेद हो गया है। कौन इतना निर्दयी हो सकता है जिसने मेरी आध्यात्मिक जड़, हड्डी और ब्लड छीन लिया? अब समझ में आया कि मैं कल्टीवेशन क्यों नहीं कर पा रहा था। राघव का दिल पूरी तरह से गुस्से से भर गया। उसकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति अब पहले से कहीं अधिक मजबूत थी, इतनी कि वो तुरंत समझ गया कि वो कल्टीवेशन क्यों नहीं कर पा रहा था। आध्यात्मिक जड़ शक्ति कोश में होती है, ये साधकों की नींव होती है। बिना आध्यात्मिक जड़ के पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करना संभव नहीं था और उसे कल्टीवेशन के लिए अवशोषित करना तो और भी दूर की बात थी। राघव की आंखें गुस्से से भर गई थीं। आध्यात्मिक ब्लड वो खास ब्लड था जो जन्म से हर इंसान में होता है और उनकी प्रतिभा को तय करता है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये जन्मजात प्रतिभा का प्रतीक था। आध्यात्मिक हड्डी वो अनमोल चीज थी जो पेट के मध्य में स्थित होती थी और कुछ उभरी हुई रहती थी। साधारण लोगों में ये नहीं होती और यहां तक कि साधकों में भी लाखों में कोई एक होता था जिसके पास ये हड्डी होती। जिनके पास होती वे विलक्षण प्रतिभावान माने जाते थे, लेकिन राघव की आध्यात्मिक हड्डी का एक हिस्सा गायब था और वहां साफ निशान थे कि किसी ने इसे क्रूरता से निकाला था। राघव का चेहरा ज्यादा से ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। अगर उसकी यादें इतनी मिश्रित न होती तो वो जरूर जान पाता कि ये सब उसके साथ किसने किया। इन 3 चीजों को निकालकर उसे जीते जी नरक में धकेल दिया गया था। इनकी कीमत उसकी जिंदगी से भी बढ़कर थी। किसी के शरीर से ये निकालने का मतलब था उसे कल्टीवेशन की दुनिया से हमेशा के लिए दूर कर देना। लेकिन गुस्से से भला क्या हासिल होता? वो जानता था कि इन चीजों को वापस पाना नामुमकिन था, पर जिसने ये किया उसे वो जरूर ढूंढेगा। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने किसके साथ दुश्मनी मोल ली है। राघव के चेहरे पर गहरी नाराजगी झलकने लगी। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। आध्यात्मिक हड्डी के साथ वो चाहे कितना भी मूर्ख होता, फिर भी वो एक प्रतिभावान व्यक्ति होता। लेकिन उस हादसे के बाद वो किसी काम का नहीं रहा था जिसने कल्टीवेशन करने की काबिलियत खो दी थी। इस कारण उसे सबके ताने झेलने पड़ रहे थे। उसका मजाक बनाया जा रहा था। राघव के गुस्से का ज्वालामुखी फटने के कगार पर ही था कि तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और एक 13 साल की मासूम सी लड़की अंदर आई। ये राघव की नौकरानी संध्या थी। यंग मास्टर, आपको दवाई लेनी है। दवाई? कौन सी दवाई? राघव ने उसकी बात सुनते ही हल्का सा सिर उठाया। ये दवाई आपकी माँ ने भेजी है आपके लिए। ये वो दवाई है जिसके लिए रोहिणी ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ये टाइगर बोन पिल है जो आपकी चोटों को जल्दी से ठीक कर सकती है। संध्या ने जवाब दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी छोटी सी डिबिया खोली और उसके अंदर रखी दवाई दिखाई। कहा जाता है कि यह दवाई ग्रैंडमास्टर संजय ने बनाई है। इसका प्रभाव बहुत तेज है। राघव ने उस चीज को ध्यान से देखा और उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया। क्या यह दवाई सच में दवाई कहलाने के लायक भी है? दवाई को देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी बनावट न सिर्फ बेढंगी थी, बल्कि उसका रंग भी पूरी तरह से काला था और उसमें जरा भी चमक नहीं थी। अगर उसमें हल्की सी दवा की महक न होती तो राघव शायद सोचता कि ये कोई भेड़ की लीद है। काफी देर तक उस चीज को घूरने के बाद राघव ने आखिरकार एक लंबी सांस भरी। उसे आश्चर्य हुआ कि जिसने अपनी 80% औषधीय शक्ति खो दी हो, उसे भी यहां ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। औषधियां 5 श्रेणियों में बांटी जाती है: निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणी, उच्च श्रेणी, शीर्ष श्रेणी और अति विशिष्ट श्रेणी। लेकिन उसके हाथ में जो औषधि थी
वो इन 5 श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आती थी। राघव को अचानक एहसास हुआ कि ये औषधि उसके किसी काम नहीं आने वाली थी। आमतौर पर औषधियों के जानकार ऐसी औषधियां नहीं बेचते क्योंकि इससे उनके खरीदार कम जो जाते। अक्सर ऐसी औषधियों को काढ़े में बदल दिया जाता है या सीधे फेंक दिया जाता है। यंग मास्टर, आप क्या सोच रहे हैं? आपको पता भी है कि इस औषधि को खरीदने के लिए आपकी मां ने अपने सारे गहने तक बेच दिए। आपको ये औषधि कहां लेनी चाहिए? संध्या ने कहा। राघव को यह पता चलते ही वो शर्मिंदा हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उसे समाज आज्ञा था कि जब तक रोहिणी उसके साथ है तब तक उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी मां उससे बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा उसकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करती थी। यहां तक कि अपनी जवानी में राघव के लिए उसने बहुत कुछ सहा था। अब जब वो केवल 30 की उम्र में थी, उसकी आंखों के कोनों में गहरी झुर्रियां थीं। उन झुर्रियों को देखकर राघव को पता चला कि उसकी मां ने उसके लिए कितना बलिदान किया है। उसने हाथ में रखी औषधि को देखा। भले ही ये इस औषधि उस पर कोई परिणाम नहीं करती, फिर उसने वो कहा। ली गोलियां लेते समय राघव ने संध्या को आदेश दिया कि उसकी इस हालत के बारे में वो किसी को भी न बताए सिवाय उसकी मां के। हालांकि संध्या को इसका कारण समझ में नहीं आया, फिर भी उसने राघव पर भरोसा किया और सहमति में सिर हिलाया। दवा लेने के बाद भले ही राघव के पास कल्टीवेशन करने की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन उसने अपनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए औषधीय ऊर्जा को अपनी चोटों को ठीक करवाने के लिए ध्यान लगाया, जिससे वो तेजी से ठीक होने लगा। दूसरे दिन राघव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो अभी कसरत कर रहा था ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। हालांकि दवा काफी खराब थी, लेकिन इसके औषधीय सामग्री उच्च गुणवत्ता की थी। मेरे सिर की चोट के अलावा अधिकांश चोटें अब ठीक हो गई हैं और बाकी ऊर्जा मुझे पूरी तरह से ठीक करने के लिए पर्याप्त है। वो धीरे धीरे शीशे की ओर बढ़ा और अपने आप को शीशे में देखने लगा। उसने पाया कि अभी वो जिसके शरीर में है वो काफी सुंदर लड़का है, जिसकी भौहें तलवार जैसी थीं और आंखें चमकदार थीं। राघव ने एक गहरी सांस ली। आज से मैं पहले का राघव नहीं रहूंगा, मैं दूसरों से ऊपर उठूंगा। हालांकि उसका शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर था। राघव कमरे से बाहर आया और देखा कि सूरज उग चुका था। 1 घंटे तक गहरे विचार करने के बाद उसने संध्या को बुलाया और उसे औषधीय सामग्रियों की एक सूची दी। हालांकि संध्या का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा हो गया। राघव को समझ ही नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर उससे याद आया कि इस समय शर्मा परिवार पैसे की कमी से जूझ रहा था और संध्या के पास इतने पैसे नहीं थे। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी मां को अपने गहने जो उसे शादी में मिले थे वो बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी शर्मा परिवार अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच चुका था। जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे लगभग 80 चांदी के सिक्के मिले। हालांकि ये बहुत अधिक नहीं था, लेकिन ये उसकी सूची में दी गई औषधीय सामग्रियों को खरीदने के लिए काफी नहीं थे। संध्या ने पूरी मेहनत से काम किया और 2 घंटे भी नहीं हुए कि उसने औषधीय सामग्रियां खरीद लीं। राघव ने तुरंत उन्हें मापना और अलग अलग करना शुरू किया और उन्हें एक बड़े बर्तन में उबालने लगा। 6 घंटे बाद एक गाढ़ी औषधीय काढ़े की महक फैल गई। राघव ने उस सस्ती औषधीय काढ़े को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं राघव सबसे ताकतवर बनूंगा और उन सबसे बदल लूंगा जिसने मेरा ये हाल किया था। तो क्या होगा आगे? क्या राघव ले पाएगा अपना बदला? किसने किया था उसका ये हाल? किसे पता लगाएगा वो उन लोगों का? जानने के लिए बने रहिए हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। राघव ने अपना औषधीय काढ़ा पी लिया। काढ़े के उसके पेट में प्रवेश करते ही राघव ने जल्दी से अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए औषधीय ऊर्जा को अपने शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने लगा ताकि वो उसकी हड्डियों में समाहित हो सके। सामान्य मार्शल योद्धा औषधीय ऊर्जा को अपने शक्ति कोश में समाहित कर लेता है ताकि वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैले, लेकिन राघव के पास कोई आत्मा मूल स्पिरिट रूट नहीं था, इसलिए उसका शक्ति कोश पूरी तरह से खाली था और ऊर्जा को इकट्ठा करने में असमर्थ था। उसके पास केवल एक ही तरीका था, औषधीय ऊर्जा को हर कोशिका में बिखेरने देना। ये औषधीय काढ़ा साधारण औषधीय जड़ी बूटियों से बना था, लेकिन राघव के पास
जो वैद्यराज की यज्ञ थी, उसकी मदद से उसने ऐसा काढ़ा बनाया था कि उसकी शक्ति कई गुण बढ़ गई थी। जैसे ही औषधीय ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी, उसको ऐसा लगने लगा कि उसके शरीर के अनगिनत छिद्र खुल गए। ऐसा लगा जैसे हर कोशिका भूख से त्रस्त हो और वे सभी पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलों की तरह अवशोषित करने लगीं। अचानक उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का एक धमाका हुआ। उसकी पहले से बंद मेरिडियन एक एक करके खुलने लगे और राघव अपने आप को चीखने से नहीं रोक पाया। जब अन्य लोग कल्टीवेशन करते हैं तो वे आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके धीरे धीरे अपने आंतरिक छिद्र खोलते हैं, जिससे कोई दर्द नहीं होता। लेकिन राघव ऐसा नहीं कर सकता। उसे केवल एक बाहरी ऊर्जा स्रोत पर निर्भर रहना पड़ा। ये ऊर्जा जैसे महासागर का पानी को किसी नदी से बहाया जा रहा हो। इसकी तेज और उग्र प्रवृत्ति को हर कोई सहन नहीं कर सकता। ये दर्द, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, राघव ने दांत पीसते हुए कहा। अगर उसका स्प्रिट रूट किसी ने चुराया न होता तो उसे इस पागलपन से भरे तरीके को अपनाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। उसके शरीर से धमाकों की आवाजें आ रही थी, जैसे उसके शरीर का छिद्र एक एक करके खुल रहे हों। हर बार जब एक शरीर का कोई छिद्र खुलता तो भयंकर दर्द उसके शरीर को पूरी तरह से हिलाकर रख देता। जब अंततः सभी मर्मदंड खुल गए तो राघव बेहोशी की कगार पर पहुंच गया। उसे खुद को ठीक करने के लिए पूरे 2 घंटे तक आराम करना पड़ा। दर्द अब पीछे छूट चुका था और राघव ने महसूस किया कि उसके पैर की अंगुलियों से लेकर सिर तक के छिद्र खुल गए हैं। हर सांस के साथ उसने पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया। बहुत अच्छा, अब मैं कल्टीवेशन कर सकता हूं क्योंकि मेरे मर्मदंड खुल गए हैं। राघव ने अपने शरीर की स्थिति का अनुभव किया। मर्मदंड खुलने के बाद वो अब अपने छिद्रों के माध्यम से दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर सकता था, जिससे उसका शरीर मजबूत बन सके। वास्तव में असल में उसके मर्मदंड अभी अभी खुले थे, लेकिन ये एक परिवर्तन उसके शरीर को ताकत से भरने के लिए काफी था। उसने एक घूंसा मारा और उसके साथ आई हवा ने राघव को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसने जो दर्द सहा था वो बेकार नहीं गया। साधारण साधकों के लिए उन्हें पहले एक आध्यात्मिक संवेदन क्षेत्र में प्रवेश करना होता है। जब वे आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं, तभी वो आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करने में काबिल हो पाते। हालांकि राघव ने एक वैकल्पिक मार्ग अपनाया। औषधीय ऊर्जा का उपयोग करके उसने पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से खुद को मजबूती से जोड़ा और अपने मर्मदंड को पूरी तरह से खोलने में सफल रहा, जो कि आध्यात्मिक संघनन में एक कदम आगे बढ़ने के बराबर था। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता था कि उसने वास्तव में आध्यात्मिक संघनन में कदम रखा है। असल में उसका शरीर उस स्तर पर मजबूत हो गया था। आध्यात्मिक संघनन क्षेत्र में शक्ति कोश के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा के चक्रों को संघनित करने की आवश्यकता होती है। बिना शक्ति कोश के वो वास्तव में आध्यात्मिक संघनन में नहीं था। हालांकि मैंने अपने मर्मदंड मजबूती से खोले हैं, लेकिन मेरा बेकार शक्ति कोश अब भी असली आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर नहीं रख सकता। जब मैं दूसरों से लड़ता हूं तो मैं इसे कुछ पल से ज्यादा बनाए नहीं रख सकता। ये अभी भी पर्याप्त नहीं है। राघव ने अपनी नई यादों का अवलोकन किया। उसकी अधिकांश नई यादें केवल औषधीय कला के बारे में थीं, लेकिन अंततः उसने एकमात्र याद को पाया जो युद्ध कला से संबंधित थी, असुरासुथरा बॉडी आर्ट। ये जानकर राघव को खुशी हुई कि असुरासुथरा बॉडी आर्ट उसके लिए बिल्कुल सही था। ये एक गुप्त तकनीक थी जो किसी व्यक्ति की क्षमता को और अधिक बढ़ाने में सक्षम थी। ये शक्ति कोश को विकसित नहीं करता था, बल्कि 9 सितारों को विकसित करता था। ये 9 सितारे शरीर के अंदर होते हैं। जब ये सभी बनते हैं तो वे 9 शक्ति कोशों के बराबर होते हैं। जब उसने अपनी यादों में ये देखा तो वो खुशी से उछल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो इस तकनीक को समझने लगा, उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर एक बाल्टी बर्फ का पानी डाल दिया गया हो। असुरासुथरा बॉडी आर्ट की कल्टीवेशन के लिए अनगिनत औषधीय गोलियों की आवश्यकता होती थी। पहले तारे, समृद्ध तारे को संघनित करने के लिए उसे लगभग अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर वो केवल हवा से ऊर्जा अवशोषित करना चाहता है तो 100 वर्षों में भी वो इसे इकट्ठा नहीं कर पाएगा।
पहले तारे को संघनित करने के लिए उसे बहुत सारे औषधीय गोलियों की आवश्यकता होती। बिना इतनी बड़ी संख्या में औषधीय गोलियों के वो इसकी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। मुझे पहले कुछ पैसे कमाने का तरीका सोचना चाहिए, राघव ने अपने आप से कहा। अपने कपड़े बदलने के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकला। अभी दोपहर के बाद का समय था, लेकिन उसके विशाल राजघराने में काफी कम लोग दिखाई दे रहे थे, जिससे ये अत्यंत वीरान दिखाई दे रहा था। राघव के पिता विक्रम सेनापति थे। वो अभी बर्बर सीमा पर गए हुए थे। पिछले कुछ वर्षों में राघव और उसकी मां को साम्राज्य की राजधानी में सभी के तिरस्कारपूर्ण नजरों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि उनके पास एक उच्च परिवार का पद था, लेकिन पहले की तुलना में वे पूरी तरह से गरीब हो चुके थे। उनके पूरे राजमहल में केवल 10 या उससे कम नौकरानियां थीं जो पार्ट टाइम काम करती थीं, क्योंकि वे अधिक लोगों को काम पर रखने में असमर्थ थे। ये कहा जा सकता है कि वो अभी काफी खराब हालत में थे और राघव खुद सबसे गरीब था। फीनिक्स क्राई साम्राज्य अब भी में मार्शल आर्ट का एक सुनहरा युग देख रहा था। लगभग हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था, लेकिन राघव के बेकार शरीर के कारण वो मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में असमर्थ था, जिससे वो हर किसी के लिए हंसी का पात्र बन गया। राघव के पिता विक्रम अपनी पीढ़ी के सबसे मजबूत योद्धा थे और बर्बर सीमा की रक्षा कर रहे थे। अगर बर्बर जनजातियां आक्रामक तरीके से हमला करतीं, तो भी वे फीनिक्स क्राई साम्राज्य में कदम भी नहीं रख पाते। विक्रम इस पीढ़ी के फीनिक्स क्राई साम्राज्य के सेनापति थे, जबकि राघव ऐसा कचरा था जो आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस भी नहीं कर सकता था। उसके कल्टीवेशन न कर पाने के कारण काफी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन राघव को कोई परवाह नहीं थी। हालांकि उस दिन सैवेज मार्क्विस के बेटे विकास ने राघव का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये देखो महान बाप का निकम्मा बेटा, मुझे तो लगता है कि ये तो उनका असली बेटा है ही नहीं। राघव का गुस्सा तुरंत आसमान पर पहुंच गया। विकास स्पष्ट रूप से उसकी मां को बेवफा कहकर अपमानित कर रहा था। राघव का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपने आप से काबू खो दिया और उसने बिना सोचे समझे विकास को एक द्वंद्व के लिए चुनौती दी। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी आध्यात्मिक संघनन के 7वें आकाश स्तर का एक मजबूत व्यक्ति था, जबकि राघव एक सामान्य व्यक्ति था जो आध्यात्मिक ऊर्जा को भी महसूस नहीं कर सकता था। परिणाम स्वरूप उसे इतना पीटा गया कि वो बेहोश हो गया और लगभग मर गया। काफी दिनों तक वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाया और इसी वजह से राज्य में सभी लोगों के बीच में रघाव एक मजाक बनकर रह गया। अपने राजमहल से बाहर निकलकर राघव सीधे साम्राज्य की राजधानी के 100 हब मार्केट गया। यहाँ विभिन्न प्रकार की औषधीय सामग्रियां बेची जाती थीं। अब उसे औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार की स्थिति को समझने की जरूरत थी। वहां काफी भीड़ थी और जब उन्होंने राघव को बाजार में देखा तो सभी लोग उसकी ओर देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। हालांकि राघव इस सब का आदी हो चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने कड़वी मुस्कान दी। उसके पिता ने पूरी बर्बर सीमा को नियंत्रित किया था, जो साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य था। लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या मिला? ये मां बेटा साम्राज्य की राजधानी में तिरस्कृत नजरों का सामना कर रहे थे और राघव को हर कोई ऑपरेशन करता था। राघव ने अपने कदम तेज किए। असल में वो इन नजरों से डरता नहीं था, फिर भी वो हमेशा थोड़ा उदास महसूस करता था। लेकिन इस समय उसका रास्ता अचानक कुछ लोगों के समूह ने रोक दिया। अरे, क्या तुम सच में राघव हो? मैंने सुना था कि तुमको इतना पीटा था कि तुम अपनी मां को भी पहचान नहीं पा रहे थे, तो आज तुम कैसे इतने सक्रिय हो? उसके सामने एक 16 साल लड़का खड़ा था, जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए था और उसके साथ 2 गार्ड थे। इस व्यक्ति का नाम कैलाश था, जो एक कुलीन परिवार का वारिस था, लेकिन उसकी स्थिति राघव के मुकाबले बहुत कमजोर थी। फीनिक्स क्राई साम्राज्य में ताकत सबसे महत्वपूर्ण होती है। कैलाश सड़क के बीच में खड़ा था और अगर राघव को आगे बढ़ना था तो उसे पहले कैलाश से निपटना पड़ता। अगर ये पहले का राघव होता तो वो मुड़कर वापस चला जाता, लेकिन ये वो नहीं था। लेकिन आज के राघव ने कैलाश को देखा, सिर हिलाया और कहा, कहते हैं कि रास्ते पर चल रहे लोगों को कुत्ते भी नहीं रोकते। लगता है कि तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो। राघव,
ऐसा लगता है कि तुमने पिछली बार मैंने जो सबक सिखाया था वो तुम्हें याद नहीं है। अगर तुम फिर से पीटना चाहते हो तो चलो मार्शल एरेना में लड़ते हैं। कैलाश ने उसे फिर से ताना मारा। इसलिए मैंने कहा कि तुम कुत्ते हो, बस विकास के साथ जाकर बकवास करो। राघव ने सिर हिलाया। उसने ऐसे व्यक्ति के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहा। उसे अपनी समस्याओं को संभालना था, इसलिए राघव ने वहां से जाना ही ठीक समझा। राघव, तुम परेशानी मोल ले रहे हो। कैलाश गुस्से में उबल रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव इतना निर्भीक हो जाएगा। उसने अपने हाथ फैलाए ताकि राघव का रास्ता रोक सके। राघव ने हल्का सा माथा चढ़ाया, लेकिन जब वो कुछ और कहने वाला था तभी एक व्यक्ति आया और कैलाश को डांटने लगा। कैलाश, तुम ही परेशानी मोल ले रहे हो। तुम कौन हो मेरे भाई को धमकी देने वाले? जो व्यक्ति आया था वो एक 18 वर्षीय लंबा लड़का था, जिसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट थी। वो दोनों से अधिक लंबा और डराने वाला था। कुणाल, ये तुम्हारा मामला नहीं है। बेहतर होगा कि तुम दखल मत दो। कैलाश ने कुणाल को देखकर खुद को ताकतवर दिखाने का प्रयास किया। कुणाल भी एक कुलीन परिवार का सदस्य था, लेकिन उसकी ताकत आध्यात्मिक संघनन के 8वें आकाश स्तर पर थी। भाई राघव, मैंने सुना कि उस विकास ने तुम्हें पीटा। क्या मैं तुम्हारी गुस्सा निकालने में मदद कर सकता हूं? कुणाल ने राघव को देखकर कहा। राघव ने उस व्यक्ति को देखा और उसके दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। कुणाल ही साम्राज्य की राजधानी में उसका एकमात्र भाई था। नहीं, मेरे दुश्मनों का बदला मैं खुद लूंगा, तुम चिंता मत करो, राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और कुणाल के कंधे पर थपकी दी। जब कुणाल ने राघव को ऐसा कहते सुना तो उसने सोचा कि शायद राघव अपनी छवि को लेकर चिंतित हैं, इसलिए उसने इस मुद्दे को फिर से नहीं उठाया। चलो मेरे साथ टहलने चलो, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा और कुणाल को साथ ले लिया। जब कैलाश ने देखा कि दोनों उसे नजरअंदाज कर रहे हैं तो वो गुस्से से भर गया। राघव, तुम छोटे नासमझ हो। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मेरे साथ एक द्वंद्व करो। वे कुछ कदम ही चले थे कि कैलाश ने यह कहा और उन्होंने रुककर एक दूसरे की ओर देखा। राघव की आंखों में गहरी हत्या की भावना झलकी और उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। तुम मुझसे द्वंद्व लड़ना चाहते हो? राघव की आवाज बेहद ठंडी थी। हर शब्द जैसे बर्फ के टुकड़े थे जो लोगों को उनकी हड्डियों में सिहरन पैदा करते थे। कैलाश बेझिझक कांप गया। किसी कारण से उसे लगा कि आज का राघव कुछ अलग है। उसने उसके सामने काफी बड़ी बड़ी बातें कर दी थीं, इसलिए अगर वो इस समय कायरता दिखाएगा पूरे राज्य में हंसी का कारण बन जाता। इसके अलावा वो बार बार राघव को परेशान करने का आदी हो चुका था, इसलिए उसने अपने दिल में उठती डर की भावना को अनदेखा कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझसे भिड़ने के बारे में सोच रहे हो, कैलाश ने ऊंची आवाज में मजाक उड़ाया। मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं इसमें कुछ दांव पर लगाना चाहता हूं। राघव ने कुछ देर सोचे और कहा, दांव पर लगाना? तुम्हारा शर्मा परिवार तो खुद को खिलाने में भी असमर्थ है। तुम क्या दांव पर लगाओगे? तुम अपने परिवार की संपत्ति लगा सकते हो या फिर तुम मेरे गुलाम बन सकते हो। कैलाश ने ठंडा मजाक किया। हालांकि उसने ये नहीं देखा कि राघव के चेहरे के कोने पर एक बेरहम मुस्कान थी जिसमें कुछ छिपे हुए इरादे थे। भाई कुणाल, क्या तुम मुझे अपनी मार्शल तलवार उधार दे सकते हो? राघव ने पूछा। हां, क्यों नहीं। कुणाल को अपनी तलवार देने में थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उसने फिर भी अपनी तलवार राघव को दे दी। राघव ने सिर हिलाया और अपने दिल में इस एहसान को चुपचाप दर्ज कर लिया। कैलाश से उसने कहा, यह मार्शल तलवार अच्छी गुणवत्ता की नहीं है, लेकिन इसकी कीमत 8000 सोने की सिक्कों की है। आज मैं इसे सिर्फ 5000 सोने के सिक्कों के बराबर मानूंगा। अगर तुम जीत गए तो तुम ये तलवार ले सकते हो, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें मुझे 5000 सोने के सिक्के देने होंगे। ये कैसा रहेगा? कैलाश का दिल धड़क उठा। कुणाल की तलवार उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बनी थी और इसे एक कुशल कारीगर ने बनाया था। यह निश्चित रूप से कम 8000 सोने की सिक्कों की कीमत की थी। आज ये मूर्ख राघव सच में ऐसा दांव लगाने का फैसला कर रहा था। कैलाश अंदर ही अंदर खुशी से हंसने लगा। उसने फिर से ताना मारा, मुझे नहीं पता, अगर कोई हार गया तो क्या वो दांव से मुकर जाएगा? चिंता मत करो, मैं कुणाल इसकी गारंटी देता हूं।
कुणाल ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो चलो मार्शल एरेना चलते हैं। अगर आज मैंने तुम्हारे दांत नहीं तोड़े तो भविष्य में मैं कैलाश नहीं रहूंगा। कैलाश ने उत्साहित होकर कहा। राघव का चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अंधेरा छिपा था। कैलाश तो विकास का एक कुत्ता था, इसलिए राघव ने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आजकल वे हमेशा उसके खिलाफ साजिशें कर रहे थे। आखिरकार किस तरह की छिपी हुई साजिश थी? हालांकि चाहे जो भी साजिश हो, एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। राघव साम्राज्य की राजधानी के बाहर मार्शल एरेना की ओर बढ़ा। फीनिक्स क्राय साम्राज्य में युद्ध कला की परंपरा बेहद लोकप्रिय थी और इसकी वजह से कभी कभार विवादों का होना लाजिमी था। इसी के चलते राजधानी के बाहर एक जीवन मृत्यु का मंच तैयार किया गया था, जहां लोग अपने निजी झगड़े सुलझा सकते थे। एक बार जब दोनों पक्ष आपसी सहमति से युद्ध अनुबंध पर दस्तखत कर लेते, तो फिर चाहे कोई किसी को मार भी डाले, राजधानी की ओर से उसे कोई सजा नहीं मिलती। अक्सर यह जगह लोगों से भरी रहती थी और आज भी यही नजारा था। कुछ मुकाबले खत्म हो चुके थे। जब दो युवक मंच पर आए तो भीड़ में हलचल मच गई। क्या वो राघव है? वो यहाँ क्यों आया? हाँ, कल ही तो वो मरते मरते बचा था। अब यहाँ आना तो अजीब लग रहा है। शायद वो अब और जीना नहीं चाहता। वो चाहता है कि कोई उसे यहीं खत्म कर दे। राघव के पिता विक्रम, जिन्हें सेनापति कहा जाता था, इस पीढ़ी के प्रमुख सेनापति थे, लेकिन ये उपाधि उन्हें उन गरीब लोगों ने दी थी जो युद्ध और संघर्षों से जूझ रहे थे। राजधानी में जहां अमीर लोग चैन की जिंदगी जी रहे थे, विक्रम को, जो एक साधारण परिवार में जन्मे थे, अपने बराबर का नहीं समझा जाता था। इसलिए राजधानी के लोग राघव का खास सम्मान नहीं करते थे। राघव, तुम निकम्मे हो, यहां क्यों लौटे हो? तुम्हारी लड़ाई देखने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। भाग जाओ यहां से। हाँ, अगर मरना है तो कहीं और जाओ, यहां हमारी बर्बादी मत करो। कुछ ही पलों में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने ऊंची आवाज में राघव को गालियां देनी शुरू कर दी। किसी ने भी अपनी नफरत छुपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन भीड़ के कोने में दो नकाबपोश युवतियां उसे गौर से देख रही थीं। बहन, ये वही है जो तुम्हारा मंगेतर है? ये तो बेहद साधारण लग रहा है, इसके अंदर ताकत का कोई एहसास भी नहीं हो रहा। पहली युवती ने निराश होकर कहा, अगर पिताजी इतने स्वार्थी ना होते तो मेरा विवाह तब तय न होता जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ये वाकई झुंझलाहट भरा है। दूसरी युवती ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। मंच पर राघव ने उन युवतियों की ओर ध्यान नहीं दिया जो उसे देख रही थीं, और भीड़ की गालियों पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी निगाहें सिर्फ कैलाश पर जमी रहीं। कैलाश ने भीड़ की प्रतिक्रिया की ओर इशारा करते हुए कहा, देखा, तुम एक निकम्मे हो जिसे कोई पसंद नहीं करता। अगर तुम्हारे पास जरा भी अक्ल होती तो अब तक खुद ही सिर पटक कर मर जाते। राघव ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उससे बस शांत निगाहों से देखा। घंटी की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। यह संकेत था कि अब द्वंद्व शुरू होने वाला है। जैसे ही घंटी बजी, जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा और भी धुंधली हो गई। भीड़, जो पहले से ही शोर कर रही थी, एकदम शांत हो गई। आखिरकार यह मौत और जिंदगी की लड़ाई थी। किसी को नहीं पता था किस पल किसी की जान जा सकती थी। बहन, तुम्हारा मंगेतर कुछ कमजोर सा दिख रहा है और उसका प्रतिद्वंद्वी तो तीसरी स्वर्ग अवस्था में है। क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं हो रही? पहली युवती ने चिंतित होकर पूछा। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका मरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी युवती ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। हालांकि उसने ऐसा कहा, उसने एक अजीब और पुरानी रेशमी वस्तु निकाल ली थी। हाँ, मत कहो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, तुमने तो अपना मार्शल हथियार भी निकाल लिया। लगता है कहीं ना कहीं तुम्हें उसकी थोड़ी चिंता तो है, और वैसे भी भले ही उसकी ताकत कम हो, वो बुरा तो नहीं दिखता। अगर तुम उसे नहीं चाहती तो मुझे दे दो, पहली युवती ने मजाक किया। किसी को यूं ही नहीं दिया जा सकता। अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो मुझे छोड़कर चली जाओ, फिर तुम्हें जो करना है कर लेना, दूसरी युवती ने चिढ़कर कहा। हाँ। मार्शल मंच पर राघव शुरुआत से ही शांत खड़ा था। वह कल के क्रोधित राघव से बिल्कुल अलग दिख रहा था। राघव, क्या तुम मौत के करीब पहुंचकर अचानक शांत हो गए हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा।
कैलाश ने घमंड भरे स्वर में कहा, तुम बहुत बातें करते हो, जल्दी आओ, मेरे पास और भी काम है। राघव ने कुछ चिढ़े हुए अंदाज में जवाब दिया। अब भीड़ बिल्कुल शांत हो गई थी और राघव की बातें सबके कानों में गूंज रही थीं। कुछ ही पलों में लोग उसे ताने मारने लगे। कैलाश, किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी आओ और इस लड़के का काम तमाम करो, ये हमें सच में शर्मिंदा कर रहा है। कई लोग कैलाश को पहचान चुके थे और उसे उकसाने लगे। कैलाश के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और उसने अब कोई झिझक नहीं दिखाई। तीसरी, स्वर्ग अवस्था की पूरी शक्ति उसके शरीर में प्रकट हो गई। उसने अपने पैरों पर दबाव डाला और तेजी से राघव की ओर झपट्टा मारकर अपना घूंसा चलाया। जब कैलाश ने हमला शुरू किया तो नीचे खड़ी भीड़ ने जयकारे लगाने लगे। वर्तमान कैलाश बहुत आकर्षक लग रहा था। वाह, ये तो विंड जेड ट्री फिस्ट है। कुछ ने उसकी चाल पहचान ली और खुश होकर चिल्लाए, लेकिन दूर खड़ी युवतियों के चेहरे पर तिरस्कार और उपहास था। राघव ने भी इस मूर्खतापूर्ण चाल का मजाक उड़ाया। क्या इतनी गलतियां करते हुए कोई दुश्मनों का सामना कर सकता है? कैलाश की मुट्ठी तेजी से राघव के चेहरे की ओर बढ़ी, लेकिन राघव ने 1 इंच भी नहीं हिला। हाँ, इसे तो चकमा भी नहीं देना आता, नीचे से कुछ लोग व्यंग्यात्मक लहजे में बोले। लेकिन जब ये उपहास उड़ा रहे थे, कैलाश की मुट्ठी 1 इंच की दूरी पर रुक गई। भीड़ एकदम चुप हो गई। उन्होंने देखा कि राघव ने अचानक कैलाश के पैरों के बीच जोरदार लात मारी थी। कैलाश का चेहरा अब बैंगन जैसा हो गया था। राघव की लात ने उसे जोरदार दर्द दिया, जिससे वो हिल नहीं पाया। हालांकि वो दर्द से हिल नहीं सका, लेकिन राघव ने उसे पकड़ लिया और उसके बाल खींचते हुए उसे अपने घुटने से मारा। राघव ने अपने कार्यों को ताजगी से किया और थोड़ी ही देर में उसकी तेज और मस्त गति ने सबको चौंका दिया। कैलाश के शरीर से हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी। उसकी नाक धंस गई थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वो बेहोश हो गया। भीड़ में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक मामूली लड़का जो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता था, वो कैलाश को हरा देगा। यह जीत उन सबके लिए एक जोर का झटका था जो राघव का मजाक उड़ा रहे थे। दूर खड़ी युवतियां भी इस नजारे से हैरान थीं। उनके लिए कैलाश कोई बड़ा नाम नहीं था, मगर यह बात अजीब थी कि राघव ने बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए उसे मात दे दी थी। राघव जीत गया। मार्शल अखाड़े के एक बुजुर्ग की गंभीर आवाज गूंजी। राघव के पेट में गहरा उबाल उठ रहा था, लेकिन उसने अपने भीतर के गुस्से को काबू में करने की कोशिश की। यह हत्या का समय नहीं था। इतने लंबे समय से सहन किए गए अपमान ने अब उसे कगार पर पहुंचा दिया था, लेकिन दुनिया की नजर में उसकी हरकतें महज कमजोरी का प्रदर्शन लग रही थीं। राघव धीरे धीरे मंच से उतरा, बुजुर्ग के पास गया और उस तलवार को वापस लिया जिसे उसने दांव पर लगाया था। साथ ही उसने 5000 सोने के सिक्कों वाला क्रिस्टल कार्ड भी लिया। नियमों के मुताबिक मैच से पहले दांव रेफरी को देना होता था, ताकि लड़ाई निष्पक्ष रहे और पीछे हटने की कोई गुंजाइश ना हो। तलवार वापस मिलने के बाद राघव ने उसे कुणाल को लौटा दिया और क्रिस्टल कार्ड को अपनी जेब में रखते हुए थोड़ी राहत महसूस की। 5000 सोने के सिक्के बहुत ज्यादा नहीं थे, मगर इससे उसके परिवार की बिगड़ती हालत में कुछ सुधार जरूर आ सकता था। शर्मा परिवार काफी वक्त से तंगी में जी रहा था, यहां तक कि उन्हें सही खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। लोगों की नजरों के बीच दोनों आराम से वहां से चले गए। लड़कियों ने भी राघव को जाते हुए देखा, फिर चुपचाप गायब हो गईं। यह खबर तेजी से फैली कि राघव ने कैलाश को हरा दिया। सब चौंक रहे थे कि बिना किसी खास शक्ति के वो अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया। राघव ने सोने की रकम को कुणाल के साथ बांटने का सोचा, लेकिन कुणाल ने जल्दी जाने का बहाना बनाकर मना कर दिया। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि राघव इतनी जल्दी इतनी ताकतवर कैसे हो गया। इस एहसान को दिल में संजोए हुए राघव सीधे 100 जड़ी बूटियों के बाजार गया। वहां उसने औषधीय सामग्रियों की सूची मांगी। उसने देखा कि समृद्ध औषधि बनाने के लिए बहुत खास चीजें नहीं चाहिए थीं, मगर जब उसने कीमत सुनी तो उसका दिल बैठ गया। उसके पास जो कुछ पैसे थे वे केवल 3 भागों की दवा खरीदने के लिए ही काफी थे, लेकिन उसे औषधीय भट्टी भी खरीदनी थी। आखिरकार
उसने 1200 सोने के सिक्के खर्च कर सबसे घटिया गुणवत्ता वाली कांसे की भट्टी खरीदी और समृद्धि औषधि और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति पाउडर के लिए आवश्यक सामग्रियां भी लीं। बाजार से लौटते समय उसके पास सिर्फ 500 सोने के सिक्के बचे थे। घर पहुंचकर राघव ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और संध्या को निर्देश दिया कि किसी को भी अंदर न आने दे। उसे अंदेशा था कि उसकी मां को जल्द ही पता चल जाएगा कि वो फिर से मार्शल आर्ट में शामिल हो रहा है और इससे उसकी चिंता बढ़ सकती थी। अब उसके पास वक्त बहुत कम था और उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर पल का इस्तेमाल करना था। राघव समझ चुका था कि शर्मा परिवार की स्थिति जितनी सरल दिखती है, असल में उससे कहीं ज्यादा कठिन है और जल्द ही एक बड़ा संकट आने वाला था। जैसे ही उसने आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह किया, उसके हाथ में एक कमजोर सी ज्वाला प्रकट हुई। यह एक साधक की ज्वाला थी, लेकिन इसकी ताकत बेहद कमजोर थी। वह इसे ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक ही कायम रख सकता था, जो औषधियों के शोधन के लिए पर्याप्त नहीं था। राघव ने निराश होते हुए हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके पास एक दूसरा तरीका था। उसने सबसे पहले ऊर्जा पुनर्प्राप्ति पाउडर को शुद्ध करने का फैसला किया। औषधीय सामग्री को भट्टी में डालकर उसने लकड़ी की आग का इस्तेमाल किया। सभी सामग्री को शुद्ध करने के बाद उसने उन्हें पानी में मिलाकर ऊर्जा पुनर्प्राप्ति तरल तैयार किया। थोड़ी देर आराम करने के बाद राघव ने गहरी सांस ली और समृद्धि औषधि के शोधन के लिए तैयार हो गया। राघव ने 2 घंटे में 30 से ज्यादा औषधियों का शोधन कर लिया था, जिससे वह पूरी तरह पसीने से भीग गया। औषधियों का शोधन साधारण दवा बनाने से कहीं अलग और कठिन काम था। हर औषधि से उसका सार निकालना और अशुद्धियों को हटाना जरूरी था ताकि पाउडर तैयार हो सके। मगर राघव की ज्वाला की गुणवत्ता बेहद कमजोर थी और इस वजह से तैयार पाउडर में कई अशुद्धियां बची रह गईं। फिर भी यही उसके पास एकमात्र विकल्प था। पहली बात, राघव के पास कोई कल्टीवेशन की नींव नहीं थी, जिससे वह ज्वाला को सही ढंग से संभाल नहीं पा रहा था। दूसरी बात, उसके पास किसी दूसरी ज्वाला को नियंत्रित करने का न तो अवसर था और न ही क्षमता। इस कारण उसे इसी कमजोर ज्वाला से काम चलाना पड़ा। अल्केमी की प्रक्रिया के लिए सिर्फ मजबूत ज्वाला ही नहीं, बल्कि प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा और सबसे महत्वपूर्ण जबरदस्त आध्यात्मिक बल की जरूरत होती है। बाकी 2 आवश्यकताएं उतनी कठिन नहीं थीं। ज्वाला प्राप्त करने के लिए अगर सही तैयारी की जाए तो किसी आग से जुड़े जादुई जानवर को पकड़कर उसे धीरे धीरे पालतू बनाया जा सकता है और उसकी ज्वाला का उपयोग किया जा सकता है। 99% अल्केमिस्ट ऐसे ही जादुई जानवरों की ज्वाला का उपयोग करते हैं। केवल कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो प्राचीन विरासतों के चलते स्वर्ग और पृथ्वी में पाई जाने वाली रहस्यमयी आध्यात्मिक ज्वालाओं पर नियंत्रण कर पाते हैं। राघव की स्मृतियों में वह एक समय बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक ज्वाला को नियंत्रित कर चुका था, लेकिन अब उसे इसी साधारण ज्वाला से काम चलाना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी पुरानी चीजें अब उपलब्ध नहीं थीं। 7 अलग अलग औषधियों को सावधानी से शोधन करने के बाद राघव ने उन्हें भट्टी में डाला। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा जोर से उभर आई और उसके हाथ में धधक रही ज्वाला अचानक जोर पकड़ने लगी। पहले के मुकाबले यह अब कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई थी। ज्वाला को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से बढ़ा रहा हूं। अगर अन्य अल्केमिस्ट इसे देख लें तो क्या वो होश में रह पाएंगे? राघव ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सोचा। आध्यात्मिक ऊर्जा किसी भी औषधि के शोधन का मूल आधार होती है। शोधन के दौरान तापमान को नियंत्रित करने के लिए इसका सही इस्तेमाल बेहद जरूरी है। जरा सी भी चूक सारी मेहनत बर्बाद कर सकती है और अंत में सिर्फ राख हाथ आएगी। अगर औषधि में ज्यादा ताकत हो तो भट्टी के फटने का भी खतरा रहता है। अधिकतर अल्केमिस्ट शुरुआत में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करते। वे इसे तब बचाकर रखते हैं जब औषधि आकार लेने लगती है, ताकि ज्वाला की ताकत को सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सके। औषधि निर्माण का यह सबसे नाजुक समय होता है, जहां ज्वाला का तापमान निरंतर बदलता रहता है, कभी बढ़ता तो कभी घटता, और इस दौरान बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती है। अगर उस समय अल्केमिस्ट की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी हो तो भट्टी में बनी औषधि को बेकार माना जाता है। फिर भी
राघव ने शोधन की शुरुआत में ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उसने अपनी कीमती आध्यात्मिक ऊर्जा सिर्फ ज्वाला की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की, मानो वो जलाने के लिए ईंधन हो। किसी भी अल्केमिस्ट के लिए यह एक बहुत चौंकाने वाला नजारा होता और वे जरूर गुस्से में आते। भले ही कोई व्यक्ति कितना भी लापरवाह हो, इस तरह से ऊर्जा बर्बाद करना अक्लमंदी नहीं है। लेकिन राघव को कोई फिक्र नहीं थी। अपनी यादों के अनुसार उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अन्य साधारण अल्केमिस्टों से कम नहीं थी। औषधि बनाने में विभिन्न रैंक होते हैं: औषधि प्रशिक्षु, औषधि विशेषज्ञ, औषधि मास्टर, औषधि राजा, औषधि सम्राट, औषधि पूर्वज, औषधि श्रद्धेय, औषधि संत और औषधि देवता। समृद्धि औषधि एक पहले स्तर की औषधि थी जिसे आमतौर पर औषधि प्रशिक्षु शोधन कर सकते हैं। राघव की यादों में तो औषधि देवता तक की जानकारी थी, इसलिए उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास था। जब राघव जागा, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, इसलिए वो इस तरह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करने में पूरी तरह सक्षम था। राघव की भट्टी हल्के हल्के कांपने लगी और एक हल्की सी आवाज आई, हाँ, ज्वाला की ताकत बढ़ाने से शोधन की गति तेज हो गई है। उसने जल्दी से 3 और औषधियां भट्टी में डाल दी, लेकिन इस बार उसके माथे पर पसीना छलक आया। जल्दी में उसने एक स्ट्रॉ निकाली और उसका एक सिरा ऊर्जा पुनर्प्राप्ति तरल से भरे जार में डालकर गहरी सांस के साथ एक बड़ा घूंट भर लिया। जब ऊर्जा पुनर्प्राप्ति तरल उसके शरीर में पहुंचा तो उसके सारे पोर्स खुल गए और उसने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करना शुरू कर दिया। वह लगभग समाप्त हो चुकी आध्यात्मिक ऊर्जा अब तेजी से वापस भरने लगी थी। यह सब राघव की पहले से की गई तैयारी का हिस्सा था। इसके बिना वह समृद्धि औषधि का शोधन करना असंभव मानता। उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी थी कि बिना किसी बाहरी सहायता के औषधि का शोधन करना महज एक मजाक होता। स्ट्रॉ को मुंह में रखते हुए वह बीच बीच में ऊर्जा पुनर्प्राप्ति तरल का एक और घूंट लेता, ताकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार बनी रहे। जैसे जैसे उसकी ऊर्जा फिर से भरने लगी, राघव की आध्यात्मिक शक्ति अपनी पूरी क्षमता पर आ गई। 2 दिन बाद हल्की थकान उसे महसूस हुई, जो यह बताने के लिए काफी था कि उसकी अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। हालांकि इस समय तक औषधीय सामग्री भट्टी में समाहित हो चुकी थी और अब सिर्फ अंतिम चरण बचा था। औषधीय सुगंध भी हवा में तैरने लगी। राघव को भले ही विश्वास था कि पहली स्तर की औषधि को शोधन करना उसके लिए अब आसान था, लेकिन वह औषधि देवता नहीं था जो कभी हुआ करता था। उसकी किस्मत पूरी तरह बदल चुकी थी और यह कहना कि वह बिल्कुल भी नर्वस नहीं था गलत होता। अचानक औषधि भट्टी के अंदर कंपन शुरू हो गया और साथ में कई आवाजें भी आने लगीं। भट्टी के अंदर की ऊर्जा बेचैन होने लगी। राघव बिल्कुल भी घबराया नहीं, इसके विपरीत वह हल्के से मुस्कुराया। यह औषधि के बनने का संकेत था और शोधन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ चुका था। अब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय हो गई। उसने एक भी अंश बचाए बिना उसे भट्टी पर केंद्रित कर दिया। उसके हाथ में ज्वाला एकाएक प्रज्वलित हो गई और एक अदृश्य शक्ति ने पूरे औषधि भट्टी को कसकर सील कर दिया। इस तकनीक को हेवन सील अर्थ लॉक कहते थे, जिसे उसने अपनी पुरानी यादों से सीखा था। यह तकनीक औषधि या भट्टी के विस्फोटों को रोकने के लिए इस्तेमाल होती थी। साथ ही यह तकनीक बेहद व्यावहारिक थी, क्योंकि यह कम से कम समय में भट्टी के अंदर की औषधीय ऊर्जा को सील कर देती थी, जिससे अत्यधिक ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता। सामान्यतः साधारण अल्केमिस्ट इस प्रक्रिया को अंतिम चरण में करते हैं, जब औषधि अत्यधिक बेकाबू हो जाती है, ताकि उसे स्थिर करने के लिए सावधानी बरती जा सके। इस तरीके से जोखिम तो कम हो जाता है, लेकिन औषधीय सार का एक बड़ा हिस्सा भी खो जाता है और इसलिए औषधि की गुणवत्ता साधारण ही रह जाती है। राघव की आध्यात्मिक शक्ति के पूर्ण नियंत्रण के बाद औषधि भट्टी से एक हल्की आवाज आई। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अब भट्टी पूरी तरह शांत हो चुकी थी। राघव ने गहरी सांस ली। उसका पूरा शरीर पसीने में तरबतर था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो आसमान उसके चारों ओर घूम रहा हो। जैसे ही उसने थोड़ा आराम किया, वह तुरंत भट्टी की ओर बढ़ा। उसने धीरे से भट्टी खोली और उसके हाथ थोड़े कांपते हुए 5 गोल गोलियां निकाली।
उन्हें अपने हाथों में महसूस करते ही एक सघन औषधीय सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। जब उसने थोड़ा बेहतर महसूस किया तो उसने उत्सुकता से भट्टी खोली। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने 5 अत्यंत गोल गोलियां निकाली। उन्हें अपने हाथ में पकड़ते ही घनी औषधीय सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। 2 निम्न गुणवत्ता की गोलियां और 3 बेकार की गोलियां। हाय, ये सुनकर सच में मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। राघव का चेहरा उत्साह से भरा था, लेकिन फिर भी उसने एक लंबी सांस ली। थोड़ी देर तक सोचते हुए वो हंस पड़ा। उसके पास एक औषधि देवता के जीवन भर की यादें थीं और वो महसूस कर रहा था कि वो देवता वास्तव में अत्यधिक अभिमानी था। वो खुद अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं कर रहा था और उसने जल्दी जल्दी अपनी हाथ में रखी गोलियों का निरीक्षण किया। उसके पास 2 निम्न गुणवत्ता की औषधियां थीं जो पूरी तरह गोल थीं और उनकी सुगंध हवा में भर गई थी। इन सुगंध मन को तरोताजा करती थी और व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती थी। राघव खुशी से झूम उठा। आखिरकार एक सफल औषधि को साम्राज्य की राजधानी में कम से कम 10,000 सोने के सिक्कों में बेचा जा सकता था। इसके अलावा हाथ में मौजूद 3 बेकार की गोलियां भी उसकी मां द्वारा खरीदी गई औषधि से कहीं बेहतर थीं, विशेषकर क्योंकि इनमें कम से कम 30% औषधीय सार सुरक्षित रखा गया था। अगर औषधीय सार 50% तक बंद किया गया हो तो उसे निम्न गुणवत्ता का माना जाएगा और 80% से अधिक औषधियां केवल निम्न गुणवत्ता की होती है। अगर औषधीय सार 60% तक पहुंच जाए तो वो मध्य गुणवत्ता की हो जाती है। 70% होने पर उच्च गुणवत्ता, 80% पर शीर्ष गुणवत्ता और 90% पर अद्वितीय गुणवत्ता। 100% की बात तो राघव ने अभी नहीं सोची, क्योंकि ये उसके लिए अभी बहुत दूर था। कुछ लोग सोच सकते हैं कि 50 और 60% औषधीय सार के बीच का अंतर कितना महत्वपूर्ण है। क्या 2 निम्न गुणवत्ता की औषधियां एक मध्य गुणवत्ता की औषधि से अधिक प्रभावी नहीं होंगी? अगर किसी ने यह सवाल पूछा तो शायद वो अपनी ही लार पर चौंक कर जाए। एक औषधि में केवल उसका औषधीय सार ही नहीं होता, बल्कि उसमें अशुद्धियां भी होती हैं। ये अशुद्धियां शरीर द्वारा अवशोषित नहीं की जा सकती और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अवशोषित किए गए सार के एक हिस्से को रद्द कर देती है। ये कहावत कि हर औषधि के अपने दुष्प्रभाव होते हैं केवल एक मुहावरा नहीं, बल्कि एक कठोर सच है। औषधि के निर्माण के दौरान औषधि विषाक्तता को रोकना कठिन होता है। अगर औषधियां कम से कम बार बार ली जाए तो उनका प्रभाव ज्यादा नहीं होता, लेकिन साधकों के लिए औषधियां अक्सर जीवन रक्षक उपाय होती हैं और कौन जानता है कि एक जीवन में कितनी औषधियां खाई जाएंगी। जब शरीर में औषधि विषाक्तता एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो ये जीवन के लिए खतरनाक जहर बन जाती है। औषधि विषाक्तता को समाप्त करना सबसे कठिन जहर में से एक है। ये मांस और हड्डियों में गहराई तक समा जाती है और यहाँ तक कि आत्मा में भी, लेकिन उच्च गुणवत्ता की औषधियों में विषाक्तता कम होती है। इसलिए एक मध्य गुणवत्ता की औषधि की औषधीय प्रभाव निम्न गुणवत्ता की औषधि की तुलना में 10 गुना अधिक होती है। कीमत का अंतर तो कम से कम 100 गुना होता है। 5 औषधियों को इकट्ठा करने और भट्टी को साफ करने के बाद राघव अब और इंतजार नहीं कर सका और बेहोश हो गया। अनिश्चित समय के बाद सोने के बाद उसने महसूस किया कि कोई उसके गालों को सहला रहा है और वो धीमी धीमी आवाजें सुन सकता था, लेकिन वो बहुत थका हुआ था और जागने में असमर्थ था। जब राघव फिर से होश में आया तो वो पहले से ही 3 दिन बाद था। उसका पेट भूख से करा रहा था और उसने जल्दी से खाना खाया और फिर से ध्यान में चला गया। एक बेकार औषधि का सेवन करते हुए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके औषधि की ऊर्जा को अपने पैर के तलवे पर स्थित बिंदु में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शित किया। ये 9 सितारे हेजमोन बॉडी आर्ट का पहला तारा था, समृद्धि तारा। राघव का बायां पैर अचानक कांप उठा। उसके तलवे से एक तेज ऊर्जा निकली और उसके नीचे की जमीन दरारों से भर गई। बहुत अच्छा, राघव बुदबुदाया। मैंने नाड़ी का सही मार्ग और स्थान खोज लिया है। अब मैं ठीक से वार कर सकता हूं। हल्की मुस्कान के साथ उसने एक निम्न श्रेणी की समृद्धि औषधि निकाली और निगल ली। शुद्ध ऊर्जा ने तुरंत उसके तलवे के बिंदु की ओर बहना शुरू किया। वो बिंदु अचानक से हिलने लगा,
जैसे सूखी नदी में पानी का जोरदार प्रवाह हो रहा हो। एक गूंजदार धमाके के साथ भयावह ऊर्जा राघव के पूरे शरीर में फैल गई। कमरे में मलबा और धुआं फैलने लगा और हवा में ऊर्जा की लहरें दौड़ गईं। जैसे जैसे धुआं छंटा, वहां राघव शांत खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी। उसने अपने तलवे पर एक मटर के दाने जितना छोटा लेकिन शक्तिशाली केंद्र महसूस किया, जहां से अनंत ऊर्जा उसके शरीर में बह रही थी। उसे लगा जैसे वह आसमान की ओर मुंह करके गरज उठेगा। कमरे में मची हलचल ने पूरे कुलीन हवेली को जगा दिया और लोग भागते हुए आ पहुंचे। जैसे ही उसकी मां आई, राघव ने जल्दी से कहा, मां, आज ही वो दिन है जब कुलीन उत्तराधिकारी इंपीरियल महाविद्यालय में दाखिला ले सकते हैं। मुझे जल्दी निकलना होगा। बिना समय गंवाए उसने जल्दबाजी में साफ कपड़े पहने और स्तब्ध खड़े लोगों और बिखरे मलबे को पीछे छोड़ते हुए इंपीरियल महाविद्यालय की ओर निकल पड़ा। तो क्या होगा, आगे जानने के लिए सुनते रहिए। ये कहानी सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। इंपीरियल महाविद्यालय हर महीने एक दिन के लिए राजधानी के चुनिंदा कुलीन उत्तराधिकारियों के लिए खोला जाता था। सुबह के समय वे शिष्टाचार और कविता में निपुणता हासिल करने की कोशिश करते, जबकि दोपहर को महल के युद्ध कला भंडार में उन्हें निःशुल्क प्रवेश मिलता था। पिछले महाविद्यालय के कार्यक्रमों का राघव के लिए कोई खास मतलब नहीं था। हर बार जब वह वहां जाता, मजाक का पात्र बन जाता। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। समृद्धि औषधि का सेवन करने के बाद राघव ने समृद्धि तारे का एक भ्रूण रूप हासिल कर लिया था। हालांकि यह केवल एक प्रारंभिक रूप था, फिर भी इसमें इतनी शक्ति थी कि उसकी नाड़ियों से कहीं अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सके। नाड़ियां तो बस नदियों की तरह थीं, जिनकी क्षमता सीमित थी, लेकिन शक्ति कोश को महासागर की तरह समझा जाता था, जो इन नदियों को ऊर्जा से भर देता था। इस वजह से इसे ऊर्जा सागर भी कहा जाता था। भले ही नदी बड़ी लगे, उसकी ताकत जल्दी ही समाप्त हो जाती है। लेकिन समृद्धि तारे के संकुचन के साथ यह समस्या खत्म हो गई थी। सबसे खास बात यह थी कि जब यह भ्रूण रूप पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, तब राघव का अपना एक शक्ति कोश होगा जो उसे अद्वितीय बनाएगा। यह 9 स्टार हिगेमोन बॉडी आर्ट का सबसे अनोखा पहलू था। जब सभी 9 तारे संकुचित होंगे तो यह 9 डांटियनों के बराबर हो जाएगा, और हर कोई समझ सकता है कि इतनी विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत कितना ताकतवर होगा। राघव के पास इस पूरी कला का ज्ञान था, लेकिन अफसोस कि यह कल्टीवेशन तकनीक इतनी अद्भुत थी कि उसकी समझ अब भी अधूरी थी। इसे पूरा करने के लिए उसे गहन साधना की जरूरत थी। एक बार जब वह समृद्धि तारे को पूरी तरह से संकुचित कर लेगा, तब वह अपने ब्लड संकुचन स्तर में प्रवेश कर पाएगा, जो उसे एक असली युद्ध कलाकार बनाएगा। ब्लड संकुचन स्तर किसी भी मार्शल आर्टिस्ट की यात्रा का पहला बड़ा कदम होता था। जब कोई इस स्तर में पहुंचता तो उसका रक्त और ची का प्रवाह तेज हो जाता और उसकी शक्ति में तेजी से बढ़ोतरी होती। राघव को यह नहीं पता था कि वह किस स्तर तक जाएगा, लेकिन भ्रूण रूप तैयार होने के बाद उसकी शारीरिक ताकत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो चुकी थी। अब वह साधारण मुक्का मारते ही हवा में एक धमाकेदार आवाज पैदा कर सकता था, जो 2 मीटर दूर रखे बर्तन को तोड़ने की शक्ति रखता था। उसके पूरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। इस बार इंपीरियल महाविद्यालय जाने का उसका उद्देश्य युद्ध कला भंडार में प्रवेश करना था। अपने समृद्धि तारे के भ्रूण रूप के साथ उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में जबरदस्त इजाफा हुआ था, और अब वह युद्ध कौशल का अभ्यास शुरू कर सकता था। महल के शक्तिशाली सीनियर्स ने इन युद्ध कौशलों को तैयार किया था। ये तकनीकें किसी भी युद्ध कलाकार की आध्यात्मिक ऊर्जा, ची और नाड़ियों को अनगिनत गुणा बढ़ा सकती थीं। ऐसे कौशल बेहद खतरनाक होते थे, क्योंकि वे साधारण मानव की ताकत से कहीं अधिक शक्ति प्रदान करते थे। इसलिए हर युद्ध कलाकार के लिए एक युद्ध कौशल हासिल करना बहुत अहम होता था। अब जब राघव युद्ध कौशल के अभ्यास के लिए तैयार था, वह इसे सीखने के लिए उत्सुक था। इंपीरियल महाविद्यालय इंपीरियल राजधानी के उत्तर में स्थित था। यह एक विशाल संरचना थी और इंपीरियल महल के अलावा पूरे क्षेत्र में सबसे भव्य इमारत थी। राघव ने अपने पहचान पत्र दिखाया और अंदर दाखिल होते ही सीधा साहित्यिक हॉल की ओर बढ़ा, जहां सुबह की कक्षाएं होती थीं।
कुलीन उत्तराधिकारी यहाँ शिष्टाचार से लेकर कविता और प्राचीन साहित्य के सिद्धांतों का अध्ययन करते थे। साहित्यिक हॉल में पहुंचते ही राघव ने देखा कि वह जल्दी आ गया था। विशाल हॉल में केवल कुछ दर्जन लोग ही मौजूद थे। हाँ राघव, तुम आ ही गए। जैसे ही राघव अंदर आया, कुछ युवक उसकी ओर बढ़े और उसे बड़े जोश से नमस्कार किया। ये सब उसके जैसे ही थे, कल्टीवेशन करने में असमर्थ, और भले ही उनमें गहरी दोस्ती नहीं थी, पर उन्होंने एक दूसरे की तकलीफें समझ ली थीं। फीनिक्स क्राई साम्राज्य के युद्ध कला के सुनहरे युग में शायद इन युवकों को राघव की तरह इतनी जिल्लत न झेलनी पड़ती, लेकिन वे भी अक्सर मजाक और ठंडे बर्ताव का शिकार होते थे। यही साझा तकलीफें उन्हें राघव के करीब ले आई थीं। आज इतने समय बाद जब मिले तो सभी बेहद खुश नजर आ रहे थे। हाँ, तुम लोग तो काफी जल्दी आ गए, राघव ने हंसते हुए कहा। समृद्ध तारे के संकुचन में सफलता के बाद उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। सुना है भाई राघव ने हाल ही में अपनी ताकत दिखाते हुए कैलाश को हराया। तुम तो अब हमें वाकई हैरान कर रहे हो। क्या अब भाई राघव सच में कल्टीवेशन कर सकते हैं? एक दुबला युवक जलन से पूछ बैठा। सभी कभी राघव के बराबर हुआ करते थे। जब सुना कि राघव ने तीसरे स्तर वाले कैलाश को हरा दिया तो हर कोई दंग रह गया और थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। हे, ये तो बस किस्मत का खेल था। लेकिन हाँ, मैंने हाल ही में एक नई दिव्य तकनीक सीखी है, राघव ने विषय बदलने के इरादे से कहा। दिव्य तकनीक? वो क्या है? सबकी रुचि तुरंत इस पर टिक गई। हे, मैंने हाल ही में एक दुर्लभ भविष्यवाणी की किताब पाई और उसे ध्यान से पढ़कर कई नई बातें सीखीं, राघव ने संतोष से कहा। भविष्यवाणी की तकनीक? ये वही तो नहीं जो ज्यादातर लोग सड़क पर धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी ने तुरंत सवाल उठाया। नहीं, मैंने उसी से जाना कि कैलाश के चेहरे पर कुछ अशुभ संकेत थे, तभी मैंने उससे लड़ने का फैसला किया और परिणाम तो देख ही लिया, राघव हंसी रोकते हुए बोला। कुछ पल के लिए सबको शक हुआ, लेकिन फिर अचानक एक ने समझते हुए कहा, यह तो सच लगता है। मैंने सुना है कि उस दिन कैलाश किसी जादू में फंसा हुआ लग रहा था और जब भाई राघव ने उसे हराया तब उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। राघव और कैलाश की लड़ाई के बारे में सभी जानते थे, लेकिन कई लोगों के लिए कैलाश की हार अब भी एक रहस्य बनी हुई थी। राघव की चर्चा हर तरफ हो रही थी। हे भाई राघव, चूंकि तुम चेहरे पढ़ने में माहिर हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी मंगेतर मुझसे क्यों बचती है? वो मुझसे मिलने को क्यों तैयार नहीं होती? एक युवक ने निराशा भरे स्वर में पूछा। कोई दिक्कत नहीं, पहले चलो बैठने के लिए एक जगह ढूंढते हैं, यहां खड़े रहना थोड़ा अजीब लग रहा है, राघव ने कहा। फिर वे सभी कोने में एक मेज की तरफ बढ़े जहां कुछ नाश्ता रखा था। राघव ने मिठाइयों की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। बिल्कुल, बाकी सबने बिना औपचारिकता किए मिठाई उठा ली। राघव को लेकर सब थोड़े हैरान से दिख रहे थे। स्वाद कैसा है? बहुत अच्छा। क्या एक और टुकड़ा खाएं? ठीक है। वह शख्स ने एक और टुकड़ा उठाया और खाने लगा, लेकिन पहली बाइट लेते ही उसका चेहरा अचानक चमक उठा। उसने राघव की तरफ आदर भरी नजरों से देखा और कहा, भाई राघव की सलाह के लिए शुक्रिया। अब समझ आया, मैं लालची हो रहा था और भाई राघव ये याद दिला रहे थे कि इंसान को अपनी हैसियत से संतुष्ट रहना चाहिए, है ना? सभी लोग राघव की तारीफ करने लगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि राघव की गहरी सोच छोटी मिठाइयों से भी निकल जाएगी, लेकिन राघव ने सिर हिलाते हुए कहा, गलत। मैं बस ये याद दिला रहा था कि तुम पहले ही इतने मोटे हो और अब भी खा रहे हो। अगर ऐसे ही खाते रहे तो जल्द ही दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हारी मंगेतर का तुम्हारे साथ होना ही बड़ी बात है, तुम तो उसी में खुश रहो। तुम्हारे जैसे साइज वाले आदमी के लिए किसी लड़की के पास सोना खतरनाक होगा। अगर तुम सोते समय घूम गए तो उसे कुचल दोगे। उस आदमी का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने 5 फुट के कद और चौड़े पेट की ओर देखा, जैसे पहली बार समझ आया हो कि वह कितना मोटा हो चुका है। रघु, भाई राघव का समय बर्बाद मत करो, जल्दी जाओ और वजन घटाओ। बड़े भाई राघव, हे, क्या आप मेरा चेहरा पढ़ सकते हैं? एक दुबला युवक आदर से मुस्कुराते हुए बोला। ओह, तुम? राघव ने उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि 30 साल की उम्र से पहले ही तुम गरीब और निराश हो जाओगे।
लेकिन अच्छी बात यह है कि 30 के बाद उस आदमी का चेहरा खिल उठा। क्या 30 के बाद मेरी तरक्की हो जाएगी? नहीं, 30 के बाद तुम अपनी हालत से संतुष्ट हो जाओगे और फिर निराश नहीं रहोगे, राघव ने कहा। सभी हंस पड़े, मगर तभी उन्होंने देखा कि एक जोड़ी कठोर आंखें उन्हें घूर रही थीं और सबकी हंसी थम गई। राघव पहले ही देख चुका था। उसने पलट कर देखा तो सबने देखा कि कैलाश उन्हें घूर रहा था। सीनियर कैलाश, क्या तुम्हारे जख्म ठीक हो गए हैं? बधाई, बाहर के जख्म तो सही हो गए, पर अंदर का क्या? राघव ने चिंता भरे स्वर में पूछा। कैलाश का चेहरा सख्त हो गया। उस दिन राघव ने उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया था और उसे घर लौटना पड़ा था। मिश्रा परिवार ने तुरंत एक औषधि विशेषज्ञ बुलाया, जिसने भारी खर्चे से उसे ठीक किया। धन का होना सच में अच्छा है। इतनी जल्दी कैलाश फिर से सामान्य दिखने लगा था। लेकिन जैसे ही राघव ने इस बात को छेड़ा, कैलाश की जांघ में दर्द महसूस हुआ, जैसे वो राघव की लात को फिर से याद कर रहा हो। उस लात ने उसे ऐसी हालत में पहुंचा दिया था कि उसे पूरी तरह ठीक होने में वक्त लगा। और सबसे बुरी बात यह थी कि ठीक होने के बाद उसने पाया कि एक अहम चीज की कमी हो गई है। जब उसके परिवार को यह पता चला, वे तुरंत मार्शल एरेना लौटे, मगर तब तक सब कुछ साफ हो चुका था और रिपोर्ट आई कि वो चीज किसी जंगली कुत्ते के हाथ लग गई थी। जब कैलाश को होश आया और उसने ये सुना, वह गुस्से से लगभग मर ही गया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कोई भी औषधि विशेषज्ञ उसकी खोई हुई चीज वापस नहीं ला सकता था। जो दो थे, अब सिर्फ एक था। परिवार की एक धरोहर खो जाने से चलने में कोई समस्या नहीं थी, पर उस जोड़ी की कमी ने उसे परेशान कर दिया था। और अब जब राघव ने यह बात उठाई तो उसका चेहरा और भी डरावना हो गया। उसने गुस्से में राघव को घूरते हुए कहा, राघव, मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु की चुनौती देता हूं, क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? राघव का मजाकिया चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। इस तरह से पुकारना बेहद अपमानजनक था, खासकर जब इसमें उसकी मां का भी अपमान शामिल था। सच में यह जीवन की कद्र न करने का मामला था। ठीक है, अगर तुम इस संसार की चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पिछली बार जैसा ही मैं दांव बढ़ाना चाहता हूं। राघव ने कैलाश की ओर देखा। अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे भी कुछ लाभ देना होगा। भले ही वे एक ही साम्राज्य से थे, लेकिन उसे कैलाश की परवाह नहीं थी और उसकी मौत उसके लिए कुछ भी नहीं थी। ठीक है, आप जितना चाहें दांव बढ़ा सकते हैं। मैं, कैलाश, सब कुछ स्वीकार करूंगा। मन में मुस्कुराते हुए उसने सोचा कि चाहे दांव कितना भी बड़ा हो, एक बार राघव मर गया, वो इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। कैलाश को यह विश्वास था कि पिछली बार वो सिर्फ लापरवाह था और राघव ने उस मौके का फायदा उठाया। अब वो वही गलती नहीं करेगा, इसलिए ये लड़ाई पिछली बार जैसी नहीं होगी। इसके अलावा ये बार की लड़ाई जीवन और मृत्यु की थी। पिछली बार की लड़ाई में अगर प्रतिद्वंद्वी हार मानता था तो हमला जारी रखना मना था, लेकिन जीवन और मृत्यु की लड़ाई में जब दोनों मंच पर जाते हैं तो ये उनके जीवन का प्रश्न बन जाता है। हार मानने पर भी कोई उपयोग नहीं। विजेता जो चाहे करे और हारने वाले की जान उसके हाथ में होती है। ठीक है, कल दोपहर बाद 3/4 बजे हम जीवन और मृत्यु के मंच पर मिलेंगे, कैलाश ने ठंडे हंसी के साथ कहा। और जब उसने राघव को देखा तो ऐसा लगा जैसे वो एक मृत व्यक्ति को देख रहा हो। राघव के अंदर ठंडी हंसी थी। अब यह समय था मुर्गी को मारकर बंदरों को चेतावनी देने का। कैलाश के जाते ही उसने चालाकी से हंसते हुए कहा, चलते समय संतुलन बनाए रखना, कहीं गिर मत जाना। राघव के शब्द सुनकर कैलाश, जो पहले ही मुड़ चुका था, ठिठक गया और उसका चेहरा विकृत हो गया, क्योंकि उसने राघव के शब्दों के गहरे अर्थ को समझा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं, धीरे धीरे साहित्य हॉल के एक अन्य भाग में चला गया। लेकिन राघव के शब्द उसके संवेदनशील हिस्सों में चुभते जैसे थे, और हर बार जब वो अपना पैर उठाता तो उसे उस डरावने हमले की याद दिला देता। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता रहा जैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जितना वो ऐसा करने की कोशिश करता, उसकी चाल उतनी ही अजीब होती गई, जिससे सभी की निगाहें उस पर टिकी रहीं। अंत में कैलाश एक बत्तख की तरह चलकर चला गया। एक व्यक्ति ने राघव की ओर देखा और उसे सावधान किया, राघव, तुमने उसकी चुनौती क्यों स्वीकार की? ये तो जीवन और मृत्यु की लड़ाई है।
एक को तो मरना पड़ेगा। कोई बात नहीं। आज मैंने उसके चेहरे को पढ़ा और उसके चारों ओर एक मृत्यु दर्शक अंधेरा देखा। उसके चारों ओर घूमते हुए ये एक भूत की तरह है जो उसकी जिंदगी को सील कर रहा है। वो 2 दिन में मरने वाला है। ठीक है, मुझे अब कुछ लोगों की मदद की जरूरत है, राघव ने धीरे से कहा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और अंत में जिसका उपनाम रघु था, उसने अपने दांत किटकिटाते हुए कहा, राघव, जब तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें अपनी सारी बचत दूंगा। ये कहते हुए उसने राघव को एक क्रिस्टल कार्ड सौंपा। राघव को उम्मीद नहीं थी कि रघु में इतनी मजबूत भाईचारे की भावना होगी। उसके क्रिस्टल कार्ड में 80,000 सोने के सिक्के थे। हालांकि वे सभी कुलीन उत्तराधिकारी थे, ज्यादातर दूर के शाखाओं में जन्मे थे, इसलिए उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। ये सोने के सिक्के रघु के लिए एक बड़ी राशि होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास 7,000 हैं, ले लो। मेरे पास इतना नहीं है, केवल 30,000। राघव, मेरे पास बस इतना ही है। मेरे पास। राघव ने पहले सोचा था कि बस 10,000 सोने के सिक्के उधार लेना बहुत होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे सच में अपनी जेबें खाली करने को तैयार होंगे। सभी, अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हारा पैसा बस ऐसे ही चला जाएगा। राघव ने अपने हाथ में क्रिस्टल कार्ड की ओर देखते हुए सबको चेतावनी दी। क्या राघव हमें तुच्छ समझते हैं? हम में से कोई भी कल्टीवेशन करने में सक्षम नहीं है और हर दिन हमें दूसरों की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। राघव, तुमने जिनसे लड़ने की हिम्मत दिखाई है, वो साहस हमारे पास नहीं है। भले ही हमारे पास तुम्हारा साहस नहीं है, तुम्हारी मदद करना हम सबकी थोड़ी क्षमता है। जब इन लोगों ने देखा कि राघव ने जीवन और मृत्यु की लड़ाई को स्वीकार किया तो वे उत्साहित हो गए, क्योंकि वे एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे। राघव की मदद मांगने पर वे और भी गर्मजोशी से सहयोग देने को तैयार हो गए और अंत में उन्हें परिणामों की परवाह नहीं रही। राघव ने सिर हिलाया। उसने अपने दिल में इस भावना को दर्ज किया, क्योंकि उसके हाथ में 2 लाख से ज्यादा सोने के सिक्के थे। इस समय लोगों का एक समूह साहित्य हॉल में आया और शुरू में शोरगुल से भरा साहित्य हॉल तुरंत पूरी तरह से शांत हो गया। तो क्या होगा, अब आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला एपिसोड जल्द ही लाने की कोशिश करूंगा। बस बेल आइकॉन ऑल पर कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।